नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ पहुँचे हैं, उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनको आप देखेंगे सुनेंगे तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सामाजिक न्याय विभाग राजस्थान सरकार से जॉइंट कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त मिस्टर आर.एल. मीणा जी, जिनसे आज आपको हम रूबरू कराएंगे और उनकी पूरी जीवन शैली के बारे में आपको पूरा विस्तार से ये जो आर.एल. मीणा जी का जो जीवन काल रहा है, किस तरह से संघर्ष किया है और संघर्ष के बीच में आज लगभग 70 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी जो एनर्जी, जो जज्बा आज के समय पे विशेषकर युवाओं में भी देखने को नहीं मिलता, वो जज्बा आर.एल. मीणा जी का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको आइए मुलाकात कराते हैं। मीणा जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। मेरे चैनल पे कई मेरे दर्शकों ने मुझे ये मांग की कि आर.एल. मीणा जी का नाम हमने बहुत सुना है, हमें उनके जीवन काल की कुछ जानकारी चाहिए। आपसे युवाओं के अंदर बहुत ही एक जो सोच है वो ऐसी महसूस होती है कि आर.एल. मीणा जी से हमारी मुलाकात कभी हो और हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, ताकि देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें। ऐसा आपने अभी तक क्या किया है, उसके बारे में मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे। एकेडमिक जीवन के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अवगत कराएं। देखिए अतर सिंह जी, मैं सवाई माधोपुर ज़िले के एक छोटे से गांव भूखा से बिलोंग करता हूं, जो अभी मल्लाना डोंगर तहसील में आता है। और मेरे पिताजी श्री पुनीराम मेडिया एक गरीब किसान थे और मैंने गरीब किसान के घर पर पैदा लेकर के मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे ईश्वर समान पिता मिले। और उससे बड़ी बात, मेरे जो बड़े ब्रदर थे स्वर्गीय रामसाई मीणा, मेरे छोटे ब्रदर है जो चीफ इंजीनियर, अभी एडिशनल चीफ इंजीनियर, और मेरी बहनें, यानी मेरी पढ़ाई में लिखाई में मेहनत मजदूरी करके सब लोगों ने प्रयास किए और मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे आया और मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा। मैं वर्ष 1959 की 10 जुलाई को मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय में भर्ती हुआ था और वर्ष 1977 में मैंने समाजशास्त्र विभाग से प्रथम श्रेणी से एमए पास किया। उसके बाद मैंने एलएलबी, पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और समाजशास्त्र के अलावा मानव शास्त्र, अपराध शास्त्र और साइकोलॉजी का मैंने विशेष अध्ययन किया। और अध्ययन करके मैंने ये सीखा है कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक जीवन व्यतीत करके चलना चाहिए और जो व्यक्ति सकारात्मकता से चलता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति स्वयं का विकास करता है और स्वयं के विकास के साथ साथ अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव का, उसके बाद प्रदेश आता है, उसके बाद देश आता है। तो विकास की गंगा और विकास का प्रोग्राम अपने घर से शुरू होता है और वो जाकर के कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक चलता रहता है। तो ये मेरा संघर्ष में प्राथमिक जीवन रहा और इन संघर्षों में मैंने शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, दूसरा सवाल है हमारा मीणा जी, ये जिस जगह हम आप बैठे हुए हैं अभी फ़िलहाल में, ये राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक टाइगर फोर्स का जो गठन है, ये कैसे किया आपने? देखिए अतर सिंह जी, हम इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और संविधान का सेक्शन 5 है, उसके तहत हमको नागरिक घोषित किया है। और संविधान का सेक्शन 311 है, उसके तहत सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों की प्रावधान रखा गया है। जब एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, चाहे जनप्रतिनिधि जब भी अपने पद पर जाता है तो सबसे पहले एक फॉर्म भराया जाता है कि मैं बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी पूर्वक और बिना द्वेषता के
मैं सबके लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करूँगा। जब हम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक बार शपथ ग्रहण कर लेते हैं और उसके बावजूद यदि हम रास्ते से हटके चलते हैं तो फिर आगे कुछ दूसरा रास्ता नया बन जाता है। आपने प्रश्न पूछा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अहम प्रश्न मेरे जीवन का था वो पूछ लिया। मैं वर्ष 1983 में जयपुर में बाल विकास परियोजनाओं का अधिकारी हुआ करता था और जयपुर शहर में 2 बाल विकास परियोजनाएं चलती थी। हमने यहाँ सर्विस ज्वाइन करने के बाद जब मैंने देखा कि राजधानी में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब लोग, कच्ची बस्ती, स्लम्स, उनके लिए संचालित योजनाओं को बड़े बड़े महल और पक्के मकानों में चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने उनकी चेकिंग शुरू की। ऐसे सेंटर मुझे संदिग्ध मिले और जहाँ पर गरीब लोगों को उनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, उन केंद्रों को मैंने बंद कर दिया। उसके पश्चात मेरे और विभाग के कुछ अधिकारियों के तर्कामर्की हो गई। उन्होंने कहा कि आप गलत कदम उठा रहे हैं। मेरा सबमिशन था, मेरे अधिकार क्षेत्र का जो कार्य है वो मैं करूँगा, चाहे सरकार मुझे यहाँ रखे और चाहे मुझे पहले की जगह बाड़मेर भेज दे, तो मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। इसके पश्चात जब सरकार के कुछ अधिकारियों को मामला गड़बड़ लगा तो हमें सारे राजस्थान भर में सारे बाल विकास परियोजना अधिकारियों को एक बजट दिया था और ये ऑर्डर दिया था कि आप संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा जो भंडार चलाए जा रहे हैं सरकार के, उनसे आप 3.5 लाख रुपए का न्यूट्रिशन का सामान खरीदें और बच्चों को सप्लाई करें। हमने राज्य सरकार के आदेशों की पालना में विधिवत रूप से और नियम से जब मैंने सारी क्रय कार्रवाई कर ली, सारी व्यवस्थाएं हो गई, उसके बाद चूँकि वो कुछ अधिकारी मेरे से नाराज थे, उन्होंने जानबूझ करके हमारे 3 अधिकारियों के खिलाफ में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हुआ करता था, वहाँ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया। जब मुकदमा दर्ज हुआ और मुझे पता लगा कि आपके खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज हो गया है और आपने सरकार को 55,000 रुपये का लॉस पहुँचाया है। 55,000 रुपये का। मैंने एकदम में चौंका और जब एसईडी का छापा पड़ा तब जब चेकिंग की गई तो 350 कुंटल सामान में केवल 15 किलो सामान कम मिला। काफ़ी सामान सेंटरों में जा चुका था। उसकी एंट्री संबंधित इंस्पेक्टर, संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता, संबंधित पियोन और संबंधित महिला अधिकारी द्वारा कर दी गई थी। उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ में 5 वर्ष 3 माह 10 दिन एक झूठा मुकदमा चला और मैं 5 वर्ष 3 माह और 10 दिन निलंबित रहा। लेकिन जब न्यायालय में मामला पहुंचा तो न्यायालय ने ये कहा कि कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा और भानबंदी से कुनमा जोड़ा, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जानबूझ करके हम 3 अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के साथ अन्याय करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया और झूठा मुकदमा दर्ज करके हम बाकायदे सेशन न्यायालय से उसमें बरी हुए। उसी बीच मेरे दिमाग में जहन में एक प्रश्न आया था कि मैं उस समय जो पान खाता था उसका कीमत 80 नया पैसा होती थी। मैंने कहा मैं यदि इस मामले में एक पान भी खा लेता रिश्वत का तो मैं शांति ले लेता कि मैंने रिश्वत के रूप में एक पान खाया है। लेकिन मुझे ना पैसे गया उसका मतलब पता, ना सामान आया जिसका पता, ट्रक से सामान आ गया, डाक से पैसा चले गया, उसके बावजूद भी सरकार के लोगों ने मेरे साथ अन्याय अत्याचार करके मुझे निलंबित किया। उस समय मेरे पास जहन में एक प्रश्न आया कि इन चोरों को कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक अधिकारी के रूप से कुछ नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे मेरे प्रश्न आया तो मैंने 1986 में एक प्रयास किया कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जिस संगठन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे जनप्रतिनिधि है, उनकी पोल मैं जनता के सामने खोलूंगा। 86 में मैंने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार राजस्थान सरकार को अप्लाई किया, लेकिन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने कहते हुए मना कर दिया कि सारा टाइगर संस्थान के जितने उद्देश्य हैं वो सरकार के खिलाफ में है। मैंने प्रश्न किया, ये सरकार के खिलाफ नहीं, ये चोरों के खिलाफ में है।
और मैंने जो संगठन तैयार किया है वह देश के संविधान की मंशा के मुताबिक तैयार किया है। आखिरकार राज्य सरकार को 20 जून 1988 को इस संगठन को रजिस्टर्ड करना पड़ा और टाइगर फोर्स जैसे रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद मैंने भ्रष्ट, निकृष्ट और निकम्मे लोगों के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी चालू कर दी और मैंने अब तक कई सैकड़ों लोगों को सस्पेंड कराया, उनके खिलाफ जांचें कराई।